संध्या अपनी माँ रमा के साथ रसोई में थी। रमा ने आटा गूंथ लिया था और संध्या से रोटियां बनाने को कहा। माँ, हर रोज मुझसे ही रोटियां क्यों बनवाती हो? संध्या ने शिकायत की। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ताकि ससुराल जाकर हमारी नाक न कटे। आटा तो तू बढ़िया गूंथ लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना। संध्या ने उफ करते हुए कहा, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। रमा ने समझाया, सिर्फ 9 रोटियां ही तो सेकनी है, 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी। संध्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 9 रोटियां क्या कम होती हैं? अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने फेशियल करवाया है। इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। रमा ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, आजकल की लड़कियों के कितने नखरे हैं। हमारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40 से 50 रोटियां बनाई हैं मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। संध्या ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती ही नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वही पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। संध्या ने उत्साहित होकर कहा, सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर आप आज ही मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यह है कि लड़का वही का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहां जमकर स्नोफॉल होती हो। वाओ, कितना बढ़िया होगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए ना छुट्टी लेने की जरूरत और ना इस गर्मी से जूझने की टेंशन। रमा ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपने रिसेप्शन पर क्या पहनूंगी। संध्या हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। रमा ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो, अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। शाम को संध्या के पिता मोहन ऑफिस से लौटे। मोहन ने पूछा, अरे, कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। रमा ने हंसते हुए कहा, अजी, मेरा कोई मन नहीं है ना अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है, जिसे अब नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। मोहन ने गंभीर होकर कहा, हमारा वक्त अलग था रमा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है, पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। रमा ने चौंकते हुए कहा, अरे, कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और यह आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। मोहन ने समझाते हुए कहा, दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहाँ परेशान भी थी। और सच कहूँ तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद संध्या का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। रमा ने उत्सुकता से पूछा, है? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? मोहन ने बताया, आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गईं। बातों बातों में संध्या के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है लड़का, सरकारी क्लर्क है, शिमला में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा रोहित से अपनी संध्या की शादी हो जाएगी। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन शिमला इतनी दूर, संध्या को कैसे भेजेंगे? रमा ने चिंतित होकर कहा, जी, आप चिंता मत करो रमा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि संध्या को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया।
अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। रमा ने आकर संध्या से बात की और शिमला का नाम सुनते ही संध्या ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। संध्या ने उत्साहित होकर कहा, अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? शिमला में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। रमा ने संजीदगी से कहा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा। मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती है वहां पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं। आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूं ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। रमा ने फिर पूछा, अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। संध्या ने आत्मविश्वास से कहा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ। पापा ने देखा तो है ना फोटो, अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी शिमला की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। संध्या अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी उत्साहित थी। कुछ ही महीनों के बाद रोहित और संध्या की शादी हो गई और संध्या खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि शिमला आ गई। शुरुआत में शिमला की ठंडी जलवायु और सुंदरता ने संध्या को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे पहाड़ी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी सास सुनीता ने कहा, संध्या जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। संध्या ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शिमला है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गर्म पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो, फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना। संध्या ने बेमन से कहा, जी माँ जी। धीरे धीरे संध्या को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चलने लगे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। एक दिन बिजली चली गई। संध्या ने चिंतित होकर पूछा, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? रोहित ने समझाया, लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। संध्या ने कहा, ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। रोहित ने बताया, हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। संध्या ने हैरानी से पूछा, क्या? इससे बुरा वक्त और कौन सा आएगा? देखिए ना, मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं। रोहित ने समझाया, तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। अगले दिन संध्या ने देखा कि सुबह के 11 बज गए थे और अब तक धूप नहीं खिली थी। उसने पूछा, ये क्या? सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली? सुनीता ने बताया, धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर संध्या खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। रोहित ने कहा, संध्या क्या कर रही हो? चलो ना बाहर, कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो शिमला का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना? संध्या ने ठिठुरते हुए कहा, हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। रोहित ने कहा, ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। संध्या ने हैरानी से पूछा, पर ऐसा क्यों? रोहित ने समझाया, क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। संध्या ने कई गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब हंसने लगे। सुनीता ने हंसते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया तुमने,
संध्या, एकदम कार्टून लग रही हो। सबको हंसता देखकर संध्या को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। संध्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ की ठंड और जीवन शैली मेरे लिए नई है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आओ। वहां जाकर मन भी हल्का हो जाएगा और यहाँ की ठंड से भी थोड़ी राहत मिलेगी। संध्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद माँ जी, कुछ दिनों के लिए मायके जाने से शायद मुझे अच्छा लगेगा। रोहित ने भी सहमति जताई। हाँ संध्या, माँ सही कह रही है, कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाकर आओ। वहां जाकर तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और यहाँ की ठंड से भी बच जाओगी। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं माँ पापा से बात करती हूँ। कुछ दिनों बाद संध्या अपने मायके दिल्ली पहुंच गई। वहां उसके माता पिता ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। रमा ने गले लगाते हुए कहा, कैसी है मेरी बेटी? शिमला में सब कैसा चल रहा है? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है माँ, बस वहां की ठंड और जीवन शैली में ढलने में थोड़ा समय लग रहा है। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे, हमने तो पहले ही कहा था कि पहाड़ों में रहना आसान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद संध्या ने महसूस किया कि उसे शिमला की ठंडी हवा, बर्फबारी और वहां के शांत वातावरण की याद आ रही है। उसने सोचा कि शायद उसे वहां के जीवन में ढलने के लिए और प्रयास करने चाहिए। संध्या ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं सोच रही हूँ कि अब वापस शिमला चली जाऊं। वहां के जीवन में ढलने के लिए मुझे और कोशिश करनी चाहिए। रमा ने गर्व से कहा, ये हुई ना मेरी बेटी, हमें तुम पर गर्व है। मोहन ने भी सहमति जताई। हाँ बेटा, जीवन में चुनौतियां आती है, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए। हमें विश्वास है कि तुम वहां सब संभाल लोगी। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ पापा, आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कुछ दिनों बाद संध्या वापस शिमला लौट आई। इस बार उसने ठान लिया था कि वह वहां के जीवन में पूरी तरह से ढल जाएगी। उसने अपनी सास सुनीता से पहाड़ी व्यंजन बनाना सीखा, रोहित के साथ बर्फबारी का आनंद लिया और धीरे धीरे वहां की ठंड को भी सहन करना सीख लिया। समय के साथ संध्या ने महसूस किया कि शिमला का जीवन वास्तव में कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है। उसने अपने ससुराल को अपना घर बना लिया और वहां की हर छोटी बड़ी चीज से प्यार करने लगी। इस प्रकार संध्या ने पहाड़ी जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी।